हेलो एंड वेलकम टू StudyKeera.in। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं CBSE क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है पाइथन में और किस तरीके से म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे म्यूटेबिलिटी के बारे में। उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे कि कैसे हमारे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स बिहेव करते हैं मेमोरी में। देन वी विल सी कि कैसे हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टपल, स्ट्रिंग एंड इंटीजर ऑब्जेक्ट्स अपने फंक्शंस में पास करते हैं और किस तरीके से वो फंक्शंस में बिहेव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स एंड लिस्ट ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में बिहेव करते हैं जब हम उसको फंक्शन में कॉल करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो हम ये ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और हमको उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो उस वैल्यू को हम इन प्लेस मतलब जहाँ पे वो मेमोरी में सेव्ड है वहीं पे ही उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को हम मेमोरी में उस जगह पे जहाँ पे वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से रीड या फिर एक्सेस करना ईजियर होता है और क्विकर होता है एज कम्पेयर टू म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप्स जैसे कि इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग और ट्यूपल ये सारे हमारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि लिस्ट, सेट और डिक्शनरी हमारे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे वो होते हैं जो कि मेन में डिफाइंड होते हैं। ऐसे जितने भी वेरिएबल्स होंगे जो हमारे बिना इंडेंटेशन के हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे या डिफाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये ग्लोबल वेरिएबल्स सेव होते हैं अपने मेमोरी के। ऐसे वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, जबकि लोकल एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पे हमारे लोकल वेरिएबल स्टोर्ड होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइंड होते हैं। जैसे कि हमारा फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, इसके अंदर अगर हमने कोई भी एक वेरिएबल को डिफाइन किया है तो उसका स्कोप हमेशा लोकल रहता है और वो अपने लोकल एनवायरनमेंट तक ही स्टोर्ड होते हैं और वहीं तक ही यूज़ हो सकते हैं। इस वेरिएबल को हम सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमारा ग्लोबल है और कौन सा वेरिएबल हमारा लोकल है। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले फर्स्ट लाइन से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट करेगा। पहली लाइन में उसको दिखा है a इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स a इज़ अ वेरिएबल एंड 2 इज़ अ इंटीजर लिटरल या फिर इंटीजर वैल्यू, और ये 2 वैल्यू हमने असाइन की है वेरिएबल a में। किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा ग्लोबल है और कौन सा लोकल है? तो ये हमारा एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन है जिसका नाम है स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन और लास्ट की 3 लाइंस हमारी बिना इंडेंटेशन के लिखी हुई हैं। दैट मीन्स ये मेन प्रोग्राम में आती हैं। जो भी मेन प्रोग्राम में हमारे वेरिएबल्स डिफाइंड होंगे वो हमारे होंगे ग्लोबल वेरिएबल, जैसे कि a। जो भी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है वेरिएबल्स वो हो जाएंगे हमारे लोकल वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पे n और sq, ये भी इस प्रोग्राम इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है और sq भी इस फंक्शन के अंदर ही है। बाहर कहीं पे भी हमारा ना n यूज़ हो रहा है और ना ही sq यूज़ हो रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स। इसके अलावा हमारे पास num एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबल है क्योंकि ये मेन में डिफाइंड है। सिमिलरली हमारा res जो एक वेरिएबल है वो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखते हैं ये मेमोरी में कैसे सेव होते हैं। तो एक हमारे पास मान लीजिए मेमोरी है जिसमें सारे इंटीजर्स ऑलरेडी सेव्ड हैं। तो हमारे ये जो इंटीजर्स होते हैं जनरली हमारे कंप्यूटर्स में 0 से लेके 255 तक के इंटीजर्स पहले से ही सेव्ड होते हैं फिक्स्ड लोकेशंस पे। अगर किसी भी वेरिएबल को ये वैल्यूज़ चाहिए तो वो इसका एड्रेस अपने वेरिएबल में डाल सकता है। अगर ये वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होती है अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देखिए इसकी, उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से वेरिएबल के अंदर हमारे एक्चुअल वैल्यूज सेव नहीं होती हैं बल्कि मेमोरी के रेफरेंसेस सेव होते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा पिछले वाला प्रोग्राम। कोई भी अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए एक हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हमारे वेरिएबल्स स्टोर हो सकते हैं। और हमने अगर ये प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो फर्स्ट लाइन आएगी a इज इक्वल्स टू 2। नाउ a इज़ अ वेरिएबल जो कि मेन में डिफाइंड है क्योंकि ये बिना इंडेंटेशन के है, तो ये हमेशा बन जाएगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल के अंदर और ये पॉइंट करेगा उस मेमोरी एड्रेस को जहाँ पे वैल्यू है 2, क्योंकि हमने a इज इक्वल्स टू लिखा है 2।
नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो देखेगा कि यहाँ पे डेफ कीवर्ड आया है। डेफ कीवर्ड आने का मतलब है कि इसके आगे कोई एक फंक्शन या फिर ब्लॉक डिफाइंड है, तो इंटरप्रेटर इस ब्लॉक को अभी स्किप कर देगा। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा और उसको दिखेगा एक और वेरिएबल नम, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में हमारा नम वेरिएबल बन जाएगा और इसके अंदर एड्रेस रहेगा 400004, जहाँ की हमारा 5 सेव्ड है। देन विल कम टू नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के लिए एक हमारे पास लोकल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो हमारा वेरिएबल RES तो ग्लोबल में बना, लेकिन साथ ही क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर फंक्शन का अपना एक यहाँ पे हमारा लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो लोकल एनवायरनमेंट में क्रिएट होंगे। तो पहला है n, जहाँ पे हमारे पास नम की वैल्यू यहाँ पे n में गई है, तो नम हमारा 5 था, तो n में भी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 5। सो आर n वेरिएबल इज नाउ पॉइंटिंग टू लोकेशन 400004 विच इज़ 5। देन हमारे पास क्या स्टेटमेंट आएगी, SQ इज इक्वल्स टू n रेज टू द पावर a। तो SQ एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा लोकल एनवायरनमेंट में और उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 5 रेज टू द पावर 2 विच इज़ 25। तो ये पॉइंट करेगा 25 की एड्रेस लोकेशन पे। देन जब ये प्रोग्राम ओवर हो गया तो ये दोनों तो इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर फंक्शन की वो रिटर्न हो जाएगी SQ और सेव हो जाएगी हमारे RES वाले वेरिएबल में। तो हमारे RES जो वेरिएबल है वो पॉइंट करेगा 25 पे। और जैसे ही ये रिटर्न हो चुका है फंक्शन, तो हमारा ये जो लोकल एनवायरनमेंट है इससे ये सारे जो हमारे वेरिएबल्स क्रिएट हुए थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और फिर लास्ट लाइन हमारी आएगी प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू RES। इसमें हमारा आउटपुट स्क्रीन पे एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। एंड द मोमेंट हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो हमारा पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट से हमारे सारे वेरिएबल्स रिमूव हो जाते हैं, ताकि हमारी मेमोरी जो है वो दूसरे प्रोग्राम के लिए फ्री हो जाए। तो इस तरीके से हमारा ग्लोबल और लोकल एनवायरनमेंट काम करता है फंक्शन कॉल्स के टाइम पे। चलिए अब हम देखते हैं इंटीजर्स को हम फंक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये फंक्शन बना हुआ है चेंज। इस फंक्शन में हमारा एक वेरिएबल है n पैरामीटर, और उस जो भी यहाँ पे इस पैरामीटर में आ रहा है उसको हमने कुछ चेंज कर दी वैल्यू और फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया। और ये हमारे पास एक मेमोरी है, मेमोरी का हमने एक पार्ट लिया है, तो इसके आगे भी कुछ सेव्ड होगा और इससे पहले भी कुछ ऑलरेडी सेव्ड होगा। कुछ हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी लोकेशंस भी हैं। अब अगर हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से वेरिएबल्स हैंडल होते हैं जब हम इंटीजर्स को पास करते हैं किसी फंक्शन में। तो हमने यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लिया है x, जिसके अंदर वैल्यू है 10। तो ये 10 वैल्यू क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। फिर हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू को प्रिंट किया। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे पहले एक सेंटेंस पहले तो हमारा x क्रिएट हो गया ऊपर वेरिएबल, उसने पॉइंट कर दिया 10010 लोकेशन पे जो कि 10 की लोकेशन है। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रिंट हुआ x इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या थी 10, तो हमारा आ गया x इक्वल्स टू 10 आउटपुट स्क्रीन में। अब हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा प्रोग्राम का, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और n में वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। n में यहाँ पे 10 वैल्यू आई और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, n इक्वल्स टू n+1, तो n की वैल्यू हो गई 11। तो पहले देखते हैं मेमोरी में कैसे हमारा n क्रिएट हुआ। तो n जब हमने यहाँ पे कॉल किया था चेंज ऑफ x, तो n में वैल्यू आ गई थी हमारी 10। अब हमने n को n+1 कर दिया, तो अब हमारा n किसको पॉइंट कर रहा है, 11 को। पहले जो 10 था उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटीजर्स जो होते हैं हमारे इम्यूटेबल होते हैं। इसीलिए जैसे ही हमने वैल्यू चेंज करी तो अब n हमारा दूसरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है जो कि है 11 की। अगर मैं n को प्रिंट करती हूँ नेक्स्ट लाइन में तो मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 11। अभी प्रोग्राम ओवर हो गया। अब हम चेंज जहाँ कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और वापस से जब हम करेंगे प्रिंट x इक्वल्स टू, तो हमारी वैल्यू वापस से 10 ही रहेगी। n हमने चेंज किया लेकिन हमने x चेंज नहीं किया क्योंकि इंटीजर्स इम्यूटेबल थे। क्योंकि इंटीजर्स को जब हमने चेंज किया तो हमारी उस जगह पे चेंज ना होके दूसरी मेमोरी लोकेशन पे हम पॉइंट करने लग गए, इसीलिए x की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई।
सेम इसी तरीके से हमारे स्ट्रिंग्स भी काम करते हैं। तो मान लीजिए हमारी मेमोरी में कोई ABC एक स्ट्रिंग ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो हमारा यहाँ पे मेन में जो फर्स्ट लाइन है str = ABC, उसके लिए हमारा एक वेरिएबल बना str1 और वो पॉइंट कर रहा है जहाँ पे ABC स्ट्रिंग सेव्ड है ऑलरेडी। तो str1 में हमारी वैल्यू सेव्ड है 10009। नाउ नेक्स्ट लाइन इज टू प्रिंट द स्ट्रिंग। तो हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, string1 = str1। तो str1 की वैल्यू क्या है, ABC। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज फंक्शन को कॉल किया। तो अब हम यहाँ पर आ गए, जो हमने यहाँ पे पास किया आर्ग्यूमेंट str1 वो किस में कॉपी हो गया, str2 में। तो हमारा मेमोरी में एक और वेरिएबल बना यहाँ पे str2, और ये str2 वहीं पॉइंट करेगा जहाँ पे str1 पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने वही वैल्यू यहाँ पे पास करी है। अब हम इसके अंदर आएंगे नेक्स्ट लाइन में। अब हमने क्या किया, str2 की वैल्यू को चेंज कर दिया, मतलब इस पैरामीटर की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। और क्या किया हमने, जो पहले से str2 था उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक और स्ट्रिंग ऐड कर दी, दैट मीन्स कंकैटिनेशन हो गया। अब ये स्ट्रिंग क्या बन गई, ABCD बन गई। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग्स भी इम्यूटेबल होते हैं तो वो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते, वो कोई और खाली मेमोरी लोकेशन देख के उसमें ABCD सेव करेगा। तो देखते हैं मेमोरी में क्या होता है। तो मेमोरी में 10011 वाली लोकेशन पे एक नया स्ट्रिंग बन गया हमारा ABCD, और अब str2 इसको पॉइंट करेगा इस तरीके से। तो अब हमारा str2 यहाँ पे इस लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट में वैल्यू आ गई string2 = ABCD। अब हम आ जाएंगे ये लाइन ओवर होने के बाद जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन में। अब इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं string1 = str1। तो str1 हमारा मेमोरी में कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अभी भी ABC को ही पॉइंट कर रहा है। str2 हमारा ABCD को पॉइंट कर रहा था, इसलिए जब हमने str2 को प्रिंट किया तो हमारा यहाँ पर आया आउटपुट में ABCD। जब हम str1 को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट में आएगा ABC। ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे इंटीजर्स काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही इम्यूटेबल हैं। इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स की जगह अगर आपने कोई यहाँ पे बूलियन वेरिएबल लिया होता, यहाँ पे वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती, तो भी इसी तरीके से काम करता, क्योंकि हमारे ये सारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा ट्यूपल है। अब ट्यूपल भी हमारा होता इम्यूटेबल डेटा टाइप ही है, बट ये एक डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप है, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अगर एक ट्यूपल में हमारे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स एक साथ होते हैं तो हमारा मेमोरी में एक जगह पे वो सेव नहीं हो सकता। इसीलिए ट्यूपल हमेशा एक कंटेनर की तरह सेव होते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कंटेनर का मतलब है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स ट्यूपल के अंदर हैं उस सब के मेमोरी एड्रेस ट्यूपल सेव करता है अपने पास। तो ये एग्जांपल से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेन में ये इंटरप्रेटर जब एग्जीक्यूट करना शुरू करता है फर्स्ट लाइन से, तो वो पहले यहाँ पे देख लेगा डेफ कीवर्ड, तो उसका वो पूरा ब्लॉक अभी फ़िलहाल स्किप कर देगा। तो यहाँ से हमारा कोडिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमारा मेमोरी में बनेगा एक tuple1 नाम से वेरिएबल, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं 10 एंड 11। तो मेमोरी में हमारे पास एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, एक मेमोरी एड्रेस 10 का सेव कर रहा है और एक मेमोरी एड्रेस 11 का सेव कर रहा है। सो दिस इज़ नोन एज अ कंटेनर विच इज़ अ टपल कंटेनर, दैट मीन्स इट इज़ इम्यूटेबल। आप इसके अंदर की एक बार जो मेमोरी एड्रेस लिख दिया उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, tuple1 बिफोर फंक्शन कॉल इज इक्वल्स टू tuple1। तो अभी हमने चेंज फंक्शन कॉल नहीं किया, उससे पहले हमारे tuple1 की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू tuple1 ये वेरिएबल पॉइंट करता है वो। तो हमारा जो वेरिएबल बना वो फर्स्ट वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है हमारे कंटेनर की, और उसके बाद के ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है। तो 10 और 11 दोनों वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। अब जब हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया तो हमने tuple1 पास कर दिया tuple2 के अंदर, तो ये जो वैल्यू थी इसके अंदर अब tuple2 में पास हो गई। दैट मीन्स मेमोरी में जो tuple2 वेरिएबल क्रिएट हुआ वो भी इसी जगह को पॉइंट करेगा जिस जगह को tuple1 पॉइंट कर रहा है। देन वी चेंज्ड द वैल्यू ऑफ tuple2, हमने अब उसके अंदर एक टपल को कंकैटिनेट कर दिया। तो अभी टोटल क्या हो गया, tuple2 प्लस 12, 13। tuple2 हमारा क्या था 10, 11, तो अभी हो गया 10, 11, 12 एंड 13। अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हो गई। बट क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी
इसके अंदर नहीं चेंज कर सकते, इसके साथ नहीं हम कुछ और ऐड कर सकते। जब एक बार ये क्रिएट हो गया उसके बाद तो क्या होगा, अब एक नया ही मेमोरी एड्रेस पे हमारा 4 एलिमेंट्स वाला ट्यूपल बन जाएगा और ट्यूपल 2 जो है वो अब यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। सो तो ट्यूपल 2 इज़ नाउ पॉइंटिंग एट मेमोरी लोकेशन 10013। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहीं पे वीडियो पॉज करिए और आराम से एक बार इसको क्लियरली देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिपल 2 की वैल्यू अब हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 10013 से लेके 10016 तक। अब जब हम प्रिंट करेंगे फंक्शन के अंदर ट्रिपल 2 को तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, क्योंकि अब ट्रिपल 2 हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और ये फंक्शन ओवर होने के बाद हम मेन में जब ट्रिपल 1 को प्रिंट करेंगे तो हमारी पुरानी वाली ही आएगी, क्योंकि ट्रिपल 1 अभी भी पुरानी वाली को ही पॉइंट कर रहा है, ट्रिपल को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा इम्यूटेबल जो कलेक्शन है जिसको हम ट्रिपल बोलते हैं वो काम करता है। अब जब हम लिस्ट देखेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल में डिफरेंस क्या है। तो लिस्ट भी हमारी एक कंटेनर ही होती है मेमोरी में, सेम तरीके से सेव होती है, बट इट इज़ म्यूटेबल। मतलब जब आपने मेमोरी में एक बार लिस्ट को बना लिया है आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो सेम ही एग्जाम्पल है, बस हमने ट्यूपल की जगह अब लिस्ट बना दी। तो यहाँ पे हमारी एक लिस्ट बनी है क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने 2 एलिमेंट्स लिए, 10 और 11। तो हमारा जो यहाँ पे मेमोरी में कंटेनर बनेगा उसमें 2 ही वैल्यूज़ होंगी जो कि 10 और 11 को पॉइंट कर रही हैं। और लिस्ट 1 वेरिएबल विल पॉइंट टू 10009 लोकेशन, जो कि उस लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन है। अब मैं अगर प्रिंट करती हूँ लिस्ट 1 बिफोर फंक्शन कॉल तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 और 11। अब हमारा यहाँ पर ये प्रिंट होने के बाद फंक्शन कॉल हुआ और ये लिस्ट 1 की वैल्यू मैंने पास कर दी है लिस्ट 2 में। तो मेरा मेमोरी में अब एक और वेरिएबल बन गया है लिस्ट 2, जो कि पॉइंट कर रहा है वहीं पे जहाँ पे लिस्ट 1 पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर मैंने लिस्ट 2 को चेंज कर दिया। लिस्ट 2 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 और एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो लिस्ट 2 प्लस 12, 13 जो कि एक लिस्ट है क्योंकि वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में है। तो टोटल क्या लिस्ट बन गई अब हमारी, 10, 11, 12, 13। अब इस लिस्ट को हम यहीं पे चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अब हमारी जो लिस्ट बन जाएगी वो इस तरीके से बन जाएगी। तो 10, 11, 12, 13 को 4 हमारे मेमोरी रेफरेंसेस हैं जो उस कंटेनर में पॉइंट कर रहे हैं। अब क्योंकि वो वहीं पे चेंज हो गई तो यही चेंज हमारा लिस्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट होगा और लिस्ट 2 में भी रिफ्लेक्ट होगा। जब फंक्शन के अंदर हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 2 तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगी, और जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को फंक्शन कॉल ओवर होने के बाद तो भी हमारे पास यही 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखते हैं एक और तरीके से कैसे हम लिस्ट को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से किया जैसे पिछले फंक्शन में किया था। हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, उसको हमने प्रिंट किया और फिर चेंज फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ तक का तो प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। बट अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करिए कि लिस्ट 3 हमने एक नई लिस्ट बनाई जिसमें ये 2 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर था उसको हमने लिस्ट 3 की वैल्यू दे दी। तो जब हमने ये फंक्शन कॉल किया तब लिस्ट 2 में किसकी वैल्यू थी, लिस्ट 1 की, क्योंकि यहीं से कॉल हुआ था। बट हमने फंक्शन के अंदर लिस्ट 2 में वैल्यू अब किसकी डाल दी, लिस्ट 3 की। तो देखिए मेमोरी में क्या होगा, पहले लिस्ट 3 क्रिएट हो जाएगी किसी भी अलग मेमोरी लोकेशन पे जो 15 और 16 को पॉइंट कर रही है, और ये लिस्ट 3 10014 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है। और क्योंकि हमने लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 3 कर दिया तो लिस्ट 3 जहाँ पॉइंट कर रहा है अब लिस्ट 2 भी वहीं पॉइंट करने लग जाएगा। और अगर हम लिस्ट 2 में एक ऐड कर देते हैं 17 तो क्या होगा, लिस्ट 3 में भी वही चेंजेस आ जाएंगे। अब हम प्रिंट करते हैं लिस्ट 2 को तो हमारे पास 15, 16, 17 आ गया, और लिस्ट 3 में भी 15, 16, 17 आ गया। बट अगर मैं लिस्ट 1 को देखूंगी तो मेरे पास लिस्ट 1 अभी भी पुरानी वाली ही है। तो इसमें हमारे पास लिस्ट 1 जब हमने पास किया फंक्शन के अंदर तो उस पैरामीटर लिस्ट 2 में कुछ भी चेंजेस करने से हमारे ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं हुए। जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में जब हमने एक नया वेरिएबल नहीं लिया था तो जो भी हमने पैरामीटर में चेंजेस किए वो हमारे
जो मेन में हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसमें भी वो चेंजेस आ गए। तो जब हमारा पैरामीटर चेंज करने पे ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अ म्यूटेबल डेटा टाइप। टपल में कभी भी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हमेशा अलग ही वेरिएबल बना देता है। तो इस तरीके से हमारे लिस्ट के हम 2 तरीके से हैंडलिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिक्शनरी भी लिस्ट की तरह ही एकदम काम करता है, बट थोड़ा सा उसमें स्टोरेज में डिफरेंसेस आते हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई dict1 जिसके अंदर A:1 और B:2। अगर आपको ये डायग्राम डिटेल में समझना है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को पहले व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने आउटपुट में क्या लिया, पहले dict1 बिफोर फंक्शन कॉल, तो हमारी प्रिंट हो गई A:1 एंड B:2 की और वैल्यू पेयर्स। अब हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया और dict2 एक वेरिएबल में जो कि हमारा पैरामीटर था यहाँ पे, वो भी हमारा वहीं पॉइंट कर रहा है जहाँ पे हमारा dict1 पॉइंट कर रहा है। अब हमने dict2 में एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया C:3 और जब हमने dict2 को प्रिंट किया तो उसमें ABC आ गया। और जब हम अब फंक्शन कॉल के बाद dict1 को प्रिंट करेंगे तो भी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि दोनों सेम ही लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ म्यूटेबिलिटी हमारे जितने भी चेंजेस थे dict2 में वो वहीं इन प्लेस हमारा मेमोरी में चेंज हो गए एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर ही। तो ये इसको हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट कि हमने जो ग्लोबल वेरिएबल पास किया था लोकल वेरिएबल में, तो लोकल वेरिएबल चेंज करने की वजह से हमारा ग्लोबल वेरिएबल भी चेंज हो गया। और वही सेम जैसा अभी हमने लिस्ट में देखा, अगर हम उसको दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं एक पैरामीटर की वैल्यू में डाल के, तो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि इस एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल में हमारा एग्जीक्यूशन इस लाइन से स्टार्ट हुआ। dict1 में हमारे 2 वैल्यूज़ थे, तो उस 2 वैल्यूज़ को हमने मेमोरी में पॉइंट करवा दिया और फिर हमने फंक्शन कॉल किया और हमने पास कर दिया dict1। तो अभी हमारे dict2 वहीं पॉइंट करेगा जहाँ पे हमारा dict1 पॉइंट कर रहा है, लाइक दिस। अब हमने एक नया वेरिएबल बनाया dict3, उसके अंदर हमने सिर्फ एक की वैल्यू पेयर लिया, तो मेमोरी में हमारा एक C:3 नया की वैल्यू पेयर बना और dict3 नाम का वेरिएबल अब इसको पॉइंट कर रहा है। नाउ व्हाट वी सेड that my dict2 will now point to dict3. So my dict2 will now point to 10005 लोकेशन। अब मैंने चेंज किस में किया, यहाँ पे dict2 में चेंज किया और मैंने d को चेंज कर दिया। d goes to 4, मैंने एक नया की वैल्यू पेयर इसमें ऐड कर लिया क्योंकि d जो है वो की एग्जिस्टिंग नहीं थी, इसीलिए ये नई ऐड हो जाएगी। तो मेरे मेमोरी में अब 1006 लोकेशन पे d goes to 4 वैल्यू आ गई। अब जब मैं dict2 को प्रिंट करूँगी तो क्या आएगा, C:3 एंड D:4। सेम अगर मैं dict3 को प्रिंट करूँगी तो C:3 एंड D:4 आएगा। बट अब फंक्शन ओवर होने के बाद जब मैं प्रिंट करूँगी आफ्टर, तो मेरा D1 आफ्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे ये मिस हो गया है, आप मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है dict1 आफ्टर फंक्शन कॉल यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे dict1 को प्रिंट करूँगी तो मेरा ये लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और वो क्या कंटेन कर रही है, पुराने वाला डेटा, ये वाला, क्योंकि ये इसका पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ dict2 ने अब यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर दिया क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल फंक्शन के अंदर यहाँ पे बनाया था। तो इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं साइड इफ़ेक्ट को इन म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस कैसे हम लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके करते हैं और इसको हम समझेंगे लाइव प्रोग्राम्स के साथ पाइथन के। इस वीडियो और बाकी सारी वीडियोस की स्लाइड्स के लिए आप विजिट करिए studykeera.in पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आपको अगली वीडियोस का पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, टेक केयर।